आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई भी साथी जो हैं कंफर्म कर दीजिए और हम लोग सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रशांत शर्मा जी ने नमस्कार कहा है, नमस्ते, मतलब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिएगा। हम लोग आज प्लानिंग की बात करेंगे और आज का सेशन जो है महत्वपूर्ण होगा उन साथियों के लिए जो पंजाब नेशनल बैंक के एग्ज़ाम के लिए 28 फरवरी 2021 के लिए तैयार हैं। तो क्या आप सब लोग मानसिक तौर से तैयार हैं आज के सेशन के लिए? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए या एक थम्स अप का निशान कर दीजिए तो मैं समझूंगा आप लोग तैयार हैं। क्योंकि जब भी हम किसी रणनीति पे काम करते हैं, किसी प्लानिंग पे काम करते हैं, तो हमें उस रास्ते पर उसकी सुनियोजित तरीके से उसकी तैयारी करनी होती है। तो जब बैंकिंग में जॉब करते हैं, आप देखिए, युद्ध करने से कम नहीं है। जिस तरह रणभूमि में युद्ध करने जाते हैं ना, ठीक उसी तरह कला कौशल्य के साथ, पूरी ढाल के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ, जो भी विधा है उसके साथ बैंकिंग में जॉब करना होता है, तब जाके हमको उसमें सफलता मिलती है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से अपने काम को जो है कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम लोग आज जो है एक तैयारी करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के साथियों के लिए कि किस तरह के एग्ज़ाम आने हैं और किस तरह का पैटर्न आना है। तो अभी ये जो सेशन है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या टॉपिक पे हमको ध्यान देना है। अगर आप लोग डायरी और पेन लेके आए हैं तो अगर उसको नोट कर लेंगे तो भी बेहतर होगा, और अगर नोट नहीं कर पाएंगे तो ये भी पीपीटी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, तो आप उस पर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरे साथ जो है मन ही मन में दोहराइए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे जीवन को पहचान में बदल देना, मुझे शक्ति देना कि जो अवसर मिला है उस अवसर को मैं सफलतापूर्वक उसको पार कर सकूं, और जो अवसर मिला है उसकी जो चुनौती है उसका सामना कर सकूं और सफलता का परचम लहरा सकूं। मेरे रोज़ को योग में बदल देना, मेरे रोग को निरोग में बदल देना, मुझे भाग्यवान बना देना, मुझे शक्तिशाली बना देना कि ताकि मैं इस सफलता को है सरल तरीके से अचीव कर पाऊँ। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं उस ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और उनकी दुआओं की प्रार्थना के साथ। और सबसे पहले जो स्ट्रेटजी होती है एग्ज़ाम में, पहली चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो ये जो एग्ज़ाम है, प्रमोशन जो है सब स्टाफ टू क्लरिकल का है और कंपटीशन का ज़माना है, प्रतिस्पर्धा है साथियों। तो प्रतिस्पर्धा में क्या है, हमको एक दूसरे से बेहतर करना है। चीज़ें वही हैं, मंजिल वही है, लेकिन जो लिमिटेड सोर्सेस हैं उस लिमिटेड सोर्सेस का बहुआयामी उपयोग करते हुए हमें अपनी जो है सफलता साबित करनी है। और जब हम सफलता साबित करते हैं तो उसके लिए रणनीति हो, उसके लिए तैयारी है, उसके लिए मेहनत है। जब मेहनत करते हैं और सही दिशा होती है, सही मार्गदर्शन होता है, आपके मन में स्पष्टता होती है, कोई डाउट नहीं होता है, तो आप बिल्कुल सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं। तो इसमें जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम इसका जो होगा आपका 28 फरवरी 2021 को होगा। और जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे टोटल जो है क्वेश्चन, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एक सवाल होगा और सवाल के जो उत्तर हैं, सही उत्तर आपको देने होंगे। यहाँ पर देखिए 75 जो क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन जो होंगे वो बैंकिंग के होंगे और इंग्लिश के 25 होंगे। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन मार्क्स मैंने 50-50 रखा है, क्योंकि आप तमाम साथी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मैंने ये स्टैंडर्ड तय किया है कि 50% जो मार्क्स हैं आप लेना चाहिए। वैसे तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका जो सिलेबस है उसमें देखा जाए तो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, कि अगर 40% आप मार्क्स पाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। और अगर स्पेशल कैटेगरी में है, जैसे एसटी हैं, एससी हैं, तो 35% अगर मार्क्स पाएंगे तो भी क्वालिफाई होंगे। लेकिन एक लक्ष्य जो है हम लोग 50% का यहाँ रखे हैं, तो इसको आप अपने पॉलिसी के हिसाब से क्वालिफाइंग मत समझिए, अपने तैयारी के हिसाब से क्वालिफाइंग समझिए। बैंकिंग के 75 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, और इन
सारे क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं आने वाले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि बैंकिंग में क्या आएंगे और इंग्लिश में क्या आएंगे। तो अभी तक की जो मेरी बातें आपको मैंने आप बताई, वो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक थम्सअप करिए, फटाफट थम्सअप कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं और आगे जो है आप लोग को इस तरह से बताते रहूं। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स है, यहाँ पर जो बैंकिंग में, तो रिटन एग्ज़ाम में जो 75 क्वेश्चन आएंगे बैंकिंग के, उसमें आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहली बात, बैंकिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। बैंकिंग थ्योरी या प्रैक्टिस जो है, पूजा जी बहुत बढ़िया। तो बैंकिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस में मतलब जो जनरल बैंकिंग है, बैंकिंग की परिभाषा हो सकती है, बैंकिंग के नियम्स हो सकते हैं, जो प्रैक्टिस में हम लोग काम करते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं, बैंक से जुड़ा हुआ मूलभूत जो सिद्धांत हैं उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, एक परिवार की भांति हम लोग इसके एक एक टॉपिक पे और डिटेल तौर पे चर्चा करेंगे कि इनमें से क्या क्या एग्ज़ाम में आएंगे। और मैं तो आप लोगों के लिए टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन भी तैयार कर रहा हूँ, जिसमें से 80% सवाल हूबहू आने की संभावनाएं रहेंगी। तो आपको घबराने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना मनोबल बढ़ा के रखिए, अपना उत्साह बढ़ा के रखिए, अपना उमंग बढ़ा के रखिए और हमारे साथ सीखने के, एक बालक की भांति सीखने की लालसा के साथ रहिए, आपको सफलता मिलेगी। तो बैंकिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस पे सवाल आएगी। आप जो बैंक में देखते हैं या करते हैं वो जो है प्रैक्टिस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कई बार कि वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सही हो। यहाँ पर जो पढ़ाई होगी, आप ये मान के चलिए जो बैंक में आप करते हैं उसको भूल जाइए। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एग्ज़ाम को जो है पास करेंगे, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो सेकंड चीज़ जो है, जो महत्वपूर्ण है, आपके बैंक के डिपॉजिट्स, लोन और एडवांसेस। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहे हैं तो आपके बैंक के कितने डिपॉजिट स्कीम्स हैं, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं और लोन प्रोडक्ट्स हैं, एडवांसेस हैं, कौन कौन से वो उत्पाद हैं जो हम लोग बैंक के माध्यम से कस्टमर को पहुंचाते हैं, उनमें से सवाल पूछे जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण चीज़ है, ये फॉरेन एक्सचेंज से एक आध सवाल पूछ देता है। फॉरेन एक्सचेंज से एक सवाल पूछ सकता है जो ज़्यादातर पॉपुलर है, नॉस्ट्रो, वास्ट्रो एंड लोरो। तो वो मैं बताऊंगा फॉरेन एक्सचेंज से केवल एक सवाल, वो भी मतलब संभावना है एक सवाल केवल, तो सरल तरीके से मैं समझा दूंगा। अगली महत्वपूर्ण बात है बैंक के रूटीन और प्रोसीजर्स। तो सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे ये बैंकिंग के रूटीन एंड प्रोसीजर्स से सवाल आएंगे। जो दैनिक बैंकिंग गतिविधि में जो जो रूटीन और प्रोसीजर हैं, जो विधा हैं और बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं, बैंक के हिसाब से जो प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है मैटर्स रिलेवेंट टू बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या मैटर्स अभी चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ों पे सरकार जो है इंडस्ट्री को फोकस कर रही है, उन पर जो जिसको बोलते हैं ना कि तात्कालिक है, तात्कालिक चीज़ें चल रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है। तो ये मैटर जो है अभी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सरकार की महत्वपूर्णता इसको दी जाती है, तो इनमें से सवाल पूछे जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्टाफ लोन के बारे में। ये अभी मैं देखा हूँ IBPS में स्टाफ्स को जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो लोन की बात हो या कोई बेनिफिट की बात हो, इसके बारे में सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं और 2 से 3 सवाल पूछ रहे हैं। और पिछले अगर 10 से 15 एग्ज़ाम को देखा जाए, चाहे वो ग्रामीण बैंक का हो चाहे नेशनलाइज बैंक का हो, एक सवाल जो है कॉमन सवाल पूछा जाता है कि जो OD लिमिट दी जाती है, OD लिमिट स्टाफ को दी जाती है, वो कितना दिया जाता है, क्लरिकल को कितना है, ऑफिसर्स को कितना है, और उसमें स्पेसिफिक कर देता है कि 10 साल तक की नौकरी है तो कितना मिलेगा, 10 साल से ज़्यादा की नौकरी है तो कितना मिलेगा। तो ये प्रोविज़न रिगार्डिंग स्टाफ लोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात है कि स्टाफ वेलफेयर स्कीम, जो मैंने बता दिया स्टाफ को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पिछले संडे में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें एक सवाल पूछा गया था, जो हॉलीडे होम होता है, हॉलीडे होम होता है, आप लोग के यहाँ भी होता होगा, तो उस हॉलीडे होम का उन्होंने एक दिन का भाड़ा पूछ लिया था, एक दिन का किराया कितना है। तो HRMS या जो आपके भी ऑनलाइन जो HRMS फैसिलिटी दिया है उसके माध्यम से बुक करते हैं, तो उसमें पूछा गया है कि उसका एक दिन का मुंबई का जो हॉलीडे होम है उसका किराया कितना है। तो ये स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा, कभी कभी क्या पूछ देता है कि आपको जो कपड़े दिए जाते हैं वो कितने के हो सकते हैं,
सब स्टाफ कैटेगरी में। मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है वो कितने होंगे। कैजुअल लीव भी पूछ देता है, कैजुअल लीव कितने हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगला महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका सर्विस कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सर्विस कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय, आईबीपीएस ने पिछले 2 सालों में अपने पैटर्न को बहुत कुछ बदला है। अभी ज़्यादातर जो है स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स पे सवाल पूछे जाते हैं। स्टाफ वेलफेयर स्कीम में सर्विस कंडीशंस भी होते हैं। जैसे सर्विस कंडीशन का एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों एग्ज़ाम में एक सवाल आया था, ग्रामीण बैंक का ही बता दे रहा हूँ। तो उसमें आया था कि एक स्टाफ जो है उसको कोई इमरजेंसी है तो वो टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र करने के लिए कितना महीना तक वो जो है टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र ले सकता है अपने घर के पास वाले शाखा में। तो उनके जो सर्विस कंडीशन के हिसाब से वो 3 महीने का है, 3 महीने का उसको परमिशन मिल सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं आपको सर्विस कंडीशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अगला है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स के है, जो अगर अनुशासनहीनता होती है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं तो उनके प्रोसीजर्स हैं। जैसे कोई बिना बताए छुट्टी पर है तो उसके लिए क्या एक्शन लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। हम लोग उस पर डिस्कस भी करेंगे और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बना रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं कि किन किन चीज़ों को देखना है। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम ये काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार की भी प्राथमिकता है, मैनेजमेंट की भी प्राथमिकता है, बैंकों की भी प्राथमिकता है और समाज की भी प्राथमिकता है। समाज के लोगों की ज़रूरत भी है, वो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स जो लोन है जो जनता को पहुंचनी चाहिए, उनके बारे में जानकारी जो है आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, NRLM है, DRI है और CGTMSC है। जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम्स हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हमको पूछे जाएंगे। ये है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम के बारे में। अगला है आपका CBS मीनू। ये एक नया जो आपके यहाँ एडिशन है, आपको इसमें ध्यान देना है कि आने वाले एग्ज़ाम में इसके 5 से 6 सवाल आएंगे CBS मीनू के बारे में। आपकी जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, जहाँ पर बैंक के दैनिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं, तो उनमें संचालित जो मीनू है कि कौन सा मीनू क्या होता है, ये जो है मैं कोशिश करूँगा एक दिन सेशन में ये मीनू पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा मीनू जो है पूछा जाता है। जिसमें डिजिटलाइजेशन भी पूछा जाएगा कि अगर कंट्रोल ऐप करेंगे तो क्या आएगा, कौन सा मीनू इसके लिए काम करता है, बैलेंस चेक करने के लिए कौन सा मीनू काम करता है, बैलेंस इंक्वायरी के लिए, तो स्टेटमेंट देखने के लिए कौन सा मीनू काम करता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको हम लोग देखेंगे। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इंग्लिश के लिए। तो बैंकिंग से जुड़े हुए अगर मैं उसको समराइज़ कर दूँ बैंकिंग से, तो बैंकिंग से अगर समराइज़ करें तो पहला चीज़ है बैंकिंग जनरल प्रैक्टिसेस एंड थ्योरी, बैंकिंग की पूरा फिनोमेना। दूसरा है डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और एडवांसेस के प्रोडक्ट हैं। तीसरा है जो सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जिसमें इंश्योरेंस के आते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ये इसमें से तो सवाल आने ही आने हैं। अगर इन स्कीम्स को आप लोग चर्चा करते हैं तो 5 से 6 सवाल इसमें से आएंगे। फिर आता है आपके गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है। फिर आते हैं आपके सर्विस चार्जेस हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिपॉजिट और एडवांसेस हैं, रिटेल प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल हैं। तो ये तमाम चीज़ों पे आपके जो है 75 नंबर आएंगे। अब करेंट जो रिलेटेड इंडस्ट्री बैंकिंग रिलेटेड जो है बैंकिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जैसे एक सवाल अभी सभी बैंकों में आ रहा है वो है DICGC इंश्योरेंस का, कि जो पब्लिक जो बैंक में पैसा रखते हैं वो पैसा सुरक्षित होना चाहिए कितना रुपए तक। तो वो उस पर जो है सवाल हर, चाहे वो स्केल 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 1 का हो, 0 to 1 का हो, सब में ये सवाल पूछा जा रहा है DICGC। तो हम लोग डिटेल तौर पर उस पर पढ़ेंगे। यस, प्रशांत जी ने जवाब दे दिया कि अगर जो जनता हमारे साथ जुड़े होते हैं वो 5 लाख रुपए उनका DICGC इंश्योरेंस होता है पर डिपॉजिटर पर बैंक। कोई बात नहीं, आज हम लोग ये इतनी सारी चीज़ें अगर हम लोग कर पाते हैं तो हमारी सफलता सुनिश्चित है। सफलता पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम पैदा ही हुए हैं सफलता पाने के लिए। खोने के लिए क्या है हमारे पास, क्या लेके आए थे बताइए। जब हम इस धरती पर आए थे तो बदन पे कपड़े तक नहीं थे, तो डर किस बात का, भय किस बात का बताइए। हर चीज़ जीवन में जो भी है वो अचीव करने के लिए, वी आर बोर्न फॉर टू अचीव। हर चीज़ जो भी हम दैनिक जीवन में पा रहे हैं हम पाने के लिए, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, निराश मत होइएगा, क्योंकि अगर हमारा माइंड सेट उदासी पर है, भय पर है, तो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर रिसीविंग मोड बंद हो जाता है। तो इसीलिए प्रफुल्लित मन से, उत्साहित मन से और एक सीखने के मोड से अगर आप रहेंगे तो आपको सारी सफलताएं मिलेंगी। अब बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के टॉपिक से कई साथी जो हैं घबरा जाते हैं कि इंग्लिश में सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में क्या क्या आएगा। तो इंग्लिश जो है एक्चुअल में बहुत ही बेसिक लेवल का इंग्लिश आता है। इंग्लिश जिसमें 6वीं का, 7वीं का, 8वीं का, 6, 7th और 8th स्टैंडर्ड की इंग्लिश आएंगे। उसमें ज़्यादातर ग्रामर के सवाल होते हैं और टोटल 25 जो सवाल आएंगे 25 नंबर के। उसमें देखिए क्या आता है, सबसे पहले आता है फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेंटेंस रहेगा, उसमें एक एप्रोप्रिएट वर्ड जो है उस सेंटेंस को पूरा कर रहा होगा और उसके ऑप्शन रहेंगे। तो आपको उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझते हुए, उसके अर्थ को समझते हुए उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। मैं बहुत सारे इसके मॉडल जो हैं, क्या क्या सवाल आएंगे, वो मैंने आपके लॉगिन सेक्शन में इंग्लिश का एक टेस्ट है तो उसमें करीबन 25 से ज़्यादा मॉक टेस्ट डाल दिया हूँ। अगर आप उनका प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। दूसरा है आपका जो है वो इन्फरेंस। इन्फरेंस समानता मिलने वाले चीज़ है, समानता वाले जो होते हैं, एक वर्ड का अर्थ बताने वाले होते हैं, उनके बारे में होता है। एक वर्ड दिया होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, उससे मिलता जुलता चीज़ें हैं। अगली बात है कनेक्टर। एक वर्ड से दूसरा वर्ड कनेक्ट हो रहा हो, है ना, उसको बोलते हैं कनेक्टर। सिनोनिम्स है ना, सिनोनिम्स हैं। और ये कनेक्टर्स वर्ड्स होते हैं, इनमें आपको जो है उसकी मीनिंग जो है समानार्थी बोलते हैं इसको, समानार्थी तरीके से उसका कैसा होगा। अगला होता है वोकेबुलरी, मतलब कोई वर्ड है, सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस के लिए क्या वर्ड उपयुक्त होगा उसके लिए वोकेबुलरी होता है। नया कोई वर्ड दे देगा, सपोज मान लीजिए कंजंक्शन प्रीपोजिशन, ये भी आता है। जो वोकेबुलरी का होता है, मान लीजिए कोई वर्ड दे दिया होगा, उस वर्ड की मीनिंग है और नीचे ऑब्जेक्टिव दिया होगा, ये आपको देखना है। अगली बात है वर्ड यूजेज, उस वर्ड का यूज़ कहाँ पर होगा। कोई वर्ड होगा, उस वर्ड का यूजेस कहाँ होगा, यूज़ कहाँ करेंगे, उसके बारे में है। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट करिए, उस सेंटेंस के अर्थ को समझिए और उस अर्थ के आधार पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप जो है वो उसका उत्तर होगा। और अगली महत्वपूर्ण बात है मैचअप, मैच करना है, समान चीज़ों को मैच करना है। अगर एक हिंट दिया गया है, उस हिंट के आधार पर समान चीज़ों को जो है मैच करना होता है, इसको बोलते हैं मैचअप। अगली महत्वपूर्ण बात है कि आपको इसके लिए, इतनी सारी चीज़ों के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के मोड्स क्या क्या हैं। एक तो होता है अगर सही PDF नोट्स मिल जाएं, सही नोट्स मिल जाएं, क्योंकि जब हम सर्कुलर की बात करते हैं, बैंक के दिशा निर्देशों की बात करते हैं, तो बहुत ही लंबे होते हैं, 5-5, 6-6 पन्ने के होते हैं और उनमें से क्या पढ़ना है नहीं। तो आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन PDF नोट्स होते हैं सरल तरीके से। और वीडियो लेक्चर, जिस तरह से अभी हम लेक्चर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ऐसे मैं शॉर्ट्स वीडियो लेक्चर जो है तैयार करके रखा हूँ। आने वाले दिनों में आपके 28 फरवरी 2021 तक मैं आपके साथ हूँ। किसी भी तरह का डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप में लिख सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर मैं फ़ोन रिसीव नहीं किया तो मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। आप अपनी चीज़ें वहाँ लिख दीजिए, मैं आपको वो चीज़ बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा। आपके मन में कोई डाउट होता है तो उसके वीडियो लेक्चर बना दूँगा। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर कोई डाउट लिखता है, कोई शंका बताता है, तो क्योंकि अगर कोई सवाल पूछता है तो वो सीखता है। बचपन में हम लोग कितने सवाल पूछते थे जब छोटे थे, तो पापा ये क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, इतने सारे सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो सीखता था। अभी हम सवाल नहीं पूछते हैं इसलिए हम सीखते नहीं। अभी हम क्या करते हैं, सुनते रहते हैं बस। नहीं, आपके मन में जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। उसके लिए क्या है, जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। तो वीडियो लेक्चर जो हैं बहुत काम आते हैं। वीडियो लेक्चर सारे अवेलेबल कराऊंगा, छोटे छोटे रहेंगे वीडियो लेक्चर। अगर उसको आप जब भी आपको टाइम मिलता है, जब हम खाली टाइम मिलता है, तो आप उसको सुन के सीखते हैं। सबसे बड़ी जो कला होती है, यस, डिस्कशन जो है बेस्ट लर्निंग है, डिस्कशन जो है, क्योंकि वो जब डिस्कस करते हैं ना तो वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड पे चली जाती हैं। और दूसरा है सबसे बड़ी जो कला है, हम बचपन में याद रखिए 5 साल तक कैसे सीखे हैं, कान के माध्यम से सुन सुन के सीखे हैं ना।
मम्मी बोलना, पापा बोलना, आसपास चीज़ों को सुन सुन के कहानी सुना सुना के लोग सिखाए हैं। तो सबसे बड़ी कला है हमारी सुनने की कला। अगर वो कला को आप जीवित रखते हैं तो आप बेस्ट जो है लर्नर हो जाएंगे, बेस्ट लर्नर हो जाएंगे। तो आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनना एक कला है, लेकिन ध्यान से सुनना उससे बड़ी कला है। तो वीडियो लेक्चर इसलिए काफ़ी प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। आपका ग्रुप बन चुका है, उस ग्रुप में मैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा मैं शॉर्ट नोट्स तो दूंगा। बस आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप लोग उसको जो है डायरी में नोट कर लेंगे। अगर डायरी में नोट कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके लिए लिखते ही आपको टाइपिंग हो जाता है। हमारा जो शरीर है कंप्यूटर के बराबर है। अगर हम लिखते हैं तो टाइपिंग हो रहा है, फिर वो हमारे हार्ड डिस्क में चला जाता है, फिर जब प्रिंट आउट निकालना है, जब उसका यूज़ करना है तो आता है। अगली महत्वपूर्ण बात है रिकॉल्ड क्वेश्चन। तो रिकॉल्ड क्वेश्चन जा एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस पद के लिए आप जा रहे हैं सब स्टाफ टू क्लरिकल, हमारे पास रिकॉल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स होते नहीं थे। अगर हुए भी तो रिकॉल क्वेश्चन आते नहीं हैं। मैं ज़्यादातर देखा हूँ जहाँ भी सब स्टाफ टू क्लरिकल के एग्ज़ाम होते हैं, दूसरे बैंकों के भी, तो मैं सभी साथियों को बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन याद करके ले आना। लेकिन 10 से ज़्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं है, आते नहीं है, रिकॉल नहीं हो पाते उनसे। इसलिए रिकॉल क्वेश्चन के जो हैं हमारे पास वो पिटारा नहीं है रिकॉल क्वेश्चन, लेकिन मैं वो कुछ क्रिएट करूँगा आपके लिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाऊँगा जो रिकॉल्ड से भी बेहतर होगा। आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए मैं लगभग 100 से 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाऊँगा, जिसको अध्ययन करेंगे तो अगर उसके 60 to 70% जो है हूबहू आ जाएगा, हूबहू शब्दशः आ जाएगा जो तजुर्बे के आधार पर। नेक्स्ट है अपना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक महत्वपूर्ण टूल है। इसमें मॉक टेस्ट क्या होता है? एग्जाम में आप बताइए, एग्जाम में हमको किसका सामना करना है? सवालों का सामना करना है। एक सवाल रहेगा, 4 जो है उसके आंसर रहेंगे और उनमें से सबसे सटीक आंसर पर टिक लगाना है। 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर को टिक लगाना है। तो हमारा जब सामना सवालों से ही करना है तो हम क्यों ना डेली सवालों का सामना करें, है ना? आप सब मेरी बात पे सहमत है ना? सहमत है तो एक थम्स अप कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम के दिन उन सवालों का ही सामना करना है, वहाँ पर जाके धड़ धड़ तीर लगेंगे सवालों की, तो क्यों ना आज से हम उन सवालों का सामना करें, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए निशाना लगाने की, ताकि हमको निर्णय लेने की शक्ति में हमको पता चल जाए कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कितना मिनट लग रहा है सवाल को पढ़ने के लिए, कितना समय लग रहा है उसको टिक लगाने के लिए। तो वो सारी तैयारी जो है मैं कराऊंगा मॉक टेक्स्ट के एक्सरसाइज के माध्यम से। जी हाँ, तो ये बहुत बढ़िया प्रशांत जी। इसमें क्या होता है, अगर आज भी एग्ज़ाम होता है तो हमको पता चलता है कि 25 सवाल करने के लिए हमको कितना समय लग रहा है। पिछले एग्ज़ाम के दौरान कई साथी बोले सर हमने जो है इंग्लिश को पहले किया। जी हाँ, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको पहले किया। तो अब बताइए, इंग्लिश को पढ़ने में बहुत समय लगा दिया। अब इंग्लिश जो 25 क्वेश्चन को उन्होंने 40 मिनट लगा दिया, अब बच गए 40 मिनट। तो उस 40 मिनट में 75 सवाल करने हैं। आप सोचिए, वो 25 सवाल तो देख ही नहीं पाए। इसीलिए आपको कितना समय लगाना है, कैलकुलेटेड होना पड़ेगा आपको। कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर मान लीजिए 100 सवाल होंगे तो आपको 80 मिनट मिलेंगे। 80 मिनट मिलेंगे तो उस 80 मिनट्स में आपको सवालों को करना है 100 सवाल। तो एक सवाल को कितना है देखिए, 30 सेकेंड लगाएंगे। कोई कठिन सवाल आएगा तो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। और नेक्स्ट जो बेहतरीन चीज़ है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होता है? कोई तजुर्बेकार जो बैंकर है और मेरे पास जो थोड़ा सा तजुर्बा है, जो भगवान ने ईश्वरीय ताकत दी है, तो उस तजुर्बे के आधार पर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को है प्लेस करता रहता हूँ। और काफ़ी कुछ इसमें सफलता भी मिली है कि पिछले दिनों जितने भी साथी हैं जिनको भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में देता हूँ, तो उनमें से सवाल जो हैं 60 to 80% सवाल आ जाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उस हुनर का आपको को फ़ायदा मिलेगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दूंगा और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं, बस ज़रूरत है आपको हौसला अफजाई का, ज़रूरत है आपको समय देने का, और ज़रूरत है आपको अपने साथ बने रहने का। अभी दूसरा, अगर हम बैंकिंग से जुड़े हुए चीज़ों के बात करें 28 फरवरी 2021 का, तो ज़्यादातर जो सवाल जिस टॉपिक से आ रहे हैं, जो पिछला एग्ज़ाम्स को देखेंगे तो उनके आधार पर मैंने कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल आएंगे। तो आज हम चर्चा भी कर लेते हैं। तो एक प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग है। प्रशांत शर्मा जी बोलते हैं सर एल्सो प्रिपेयर प्रैक्टिस सेट। हाँ, प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है,
प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बस आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैं बना रहा हूँ, उसको रखूँगा क्योंकि सब स्टाफ टू क्लरिकल के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है। अभी जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है वो थोड़ा हायर रैंक के लिए है, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा इस नेक्स्ट वीक में आप लोगों को हर दिन एक एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जो 20 से 30 सवालों का होगा, जिससे आपका हौसला अफजाई होगा और आप लोग उसको करेंगे तो आपका जो शार्पनेस है बढ़ेगा, आपको तैयारी पर जो है वो चार चांद लगाएगा। तो अभी जैसे प्रियॉरिटी सेक्टर को देखते हैं, प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग के वीडियोस बने हुए हैं, मैं आप लोगों को प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग के वीडियो दूंगा, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो जैसे ही वीडियो आप पढ़ेंगे उसके बाद मैं उनका सवाल दे दूंगा। अच्छा रहेगा ना? अच्छा रहेगा? आपको मेरी बात समझ में आ रही तो एक थम्स अप कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं और मुझे लगे कि ये मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, सबके, असीम रॉय जी, संदीप जी, सबके वीडियो मेरे पास अवेलेबल हैं। सरल भाषा में अवेलेबल हैं, छोटे वीडियो अवेलेबल हैं, हिंदी भाषा में अवेलेबल हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और रही बात कहीं डाउट की, कोई शंका की, तो आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए फिर छोटा एक वीडियो बना दूंगा। तो प्रियॉरिटी सेक्टर समझने के लिए भी अच्छा है और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्रियॉरिटी सेक्टर पे लगभग 3 से 4 सवाल आने की संभावनाएं हैं। केवाईसी, आप लोगों के लिए केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवाईसी में यहाँ पर जो 2 सवाल लिखा हूँ, मैं तो बोलता हूँ आपके लिए 4 सवाल हो सकते हैं। सब स्टाफ टू क्लरिकल में केवाईसी से जुड़ा हुआ ज़्यादा सवाल आएंगे, और आज जब हम सेशन में आखिरी पड़ाव में जाएंगे तो कुछ सवालों का बौछार मैं करूँगा, जवाब आप लोग देंगे। तो केवाईसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप क्लरिकल पोस्ट के लिए जाते हैं तो पहला सामना आपका केवाईसी से होता है। कोई ग्राहक आता है खाता खोलने के लिए, तो उसका चीज़ें आते हैं केवाईसी। तो केवाईसी के बारे में मैनेजमेंट चाहता है कि आपको अच्छे से जानकारी हो, तो केवाईसी इंपॉर्टेंट टूल्स है। केवाईसी तो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। कल मैंने एक वीडियो भी साझा किया था केवाईसी का, और आज अभी इस सेशन में भी हम कुछ सवाल लेंगे केवाईसी के। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अकाउंट्स, कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, है ना? माइनर अकाउंट्स होते हैं, एचयूएफ अकाउंट्स होते हैं, ट्रस्ट अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, एमएमडीसी होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, एफडीआरस होते हैं। तो ये तरह तरह के जॉइंट अकाउंट होते हैं, माइनर अकाउंट होते हैं, कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। तो उन टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस पर ध्यान देना है, कैसे सवाल आ रहे हैं, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स के जो लोन है, जिसको गवर्नमेंट जो है प्रायोजित करता है, ऐसे लोन जिनके लिए बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है, उनसे जुड़े हुए सवाल आएंगे, जो 4 से 5 सवाल हो सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सीनियर सिटीजन, ऐसा चीज़ जो गवर्नमेंट के बिहाफ में हम करते हैं और जिसका डिपॉजिट हमारे पास नहीं रहता, कस्टमर हमारे पास जमा तो करता है लेकिन हम सरकार को तुरंत दे देते हैं, उनको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम्स या गवर्नमेंट बिजनेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है चेक रिलेटेड सवाल। साथियों, ये मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि अभी अगर पिछले साल के जितने भी एग्ज़ाम देखे जाएँ, चाहे वो सब स्टाफ टू क्लरिकल हो, क्लरिकल टू ऑफिसर हो, चेक रिलेटेड सवाल 3 से 4 सवाल आ रहे हैं। एक पॉपुलर सवाल तो है जिसमें कि क्रॉस चेक किसे बोलते हैं, या किसी चेक के ऊपर 2 पैरेलल लाइन होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये सवाल तो बहुत पॉपुलर सवाल है। तो ये क्या क्या सवाल वहाँ इंपॉर्टेंट होंगे, इंचोट चेक क्या है ना, सेंस रिकोर्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग उस पर, एंडोर्समेंट क्या है, ये सवाल जो है काफ़ी पॉपुलर सवाल हैं, इनको हम लोग चर्चा करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में आपको उसमें सही निर्णय ले पाओ, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्लस इसमें से क्या सवाल इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। इसमें देखिए, आपके अगर क्लरिक सब स्टाफ टू ऑफिसर में अगर जाएंगे तो कोई कठिन सवाल इसमें से, या आंकड़े वाले सवाल या गणित के सवाल नहीं आएंगे। इसमें जिस तरह के सवाल आ सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपका कस्टमर सर्विस रिलेटेड। कस्टमर सर्विस रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राहक सेवा, मतलब उसमें कंप्लेंट आती है तो कितने दिनों में होनी चाहिए, आरटीआई एक्ट के बारे में है, फिर कोपरा एक्ट के बारे में है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में है। तो ये कस्टमर सर्विस रिलेटेड है। फिर आपकी कस्टमर सर्विस कमेटी है,
चेक कलेक्शन के बारे में है, ये सवाल आएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ अभी देखा जा रहा है ट्रेंड, वो है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जो शॉर्ट फॉर्म है उनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। एब्रीवेशन जैसे एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं एब्रीवेशन। तो ये एब्रीवेशन जो है अभी सभी बैंकों में बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपके यहाँ भी एब्रीवेशन आएगा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एब्रीवेशन जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपके लॉगिन सेक्शन में मैंने लगभग 400 या 450 जो है एब्रीवेशन सेव कर दिया है, लेकिन उनमें से क्या इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको आने वाले समय में ज़रूर बताऊंगा। अगली महत्वपूर्ण बात है बैलेंस शीट से रिलेटेड आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे। एक सवाल पूछा जा सकता है जिसको इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है, उस पर मैं हम लोग चर्चा करेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम्स स्पेशस जरूर सवाल पूछा जाएगा, इसको अच्छे से हम लोग करेंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे, बीसी पॉलिसी से पूछे जाएंगे, आधार से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, डिसीज क्लेम से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। चार्जेस, सिक्योरिटीज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे पास लोग सिक्योरिटी रखते हैं, जिसको सिक्योरिटी में रख के हम लोग लोन देते हैं, तो उनमें कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। सपोज़ के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई ग्राहक आता है और अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रख देता है और उस पर लोन लेता है, तो कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं मॉर्गेज। तो इस तरह का जो चार्ज क्रिएशन है उस पर सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है टैक्स रिलेटेड सवाल। एक सवाल आने की संभावना है टैक्स रिलेटेड, टीडीएस रिलेटेड। जैसे पूछेगा कि सीनियर सिटीजन में अगर हैं तो साल भर में कितना इंटरेस्ट कमाते हैं तो उनको टीडीएस लगेगा, तो 50,000। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो हम लोग उसका सेशन करेंगे। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन रिलेटेड। एक सवाल ज़रूर आता है कि सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन में एक सवाल ज़रूर आएंगे कि उनको कैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, है ना। डीएसबीएस भी मिलता है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस भी मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम बैंकर हैं और हमारे साथ कस्टमर जब बैंकिंग करता है तो जैसा सेवा देंगे वैसा संबंध बनेगा। तो सवालकर्ता जो हैं, जो आईबीपीएस है और जो भी मैनेजमेंट है, वो सवाल पूछते हैं कि अगर हम डिपॉजिट का सेवा देते हैं तो हमारा और कस्टमर के साथ क्या रिलेशन होता है, जब लोन देते हैं तो क्या रिलेशन होता है, जब डीडी जमा करते हैं तो क्या रिलेशन होता है, जब चेक पेमेंट करते हैं तो क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिलेशन जान पाते हो तो उसको सही तरीके से निभा भी पाओगे। नेक्स्ट है गारनेसी ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर है। कुछ कानूनी पहलू हैं जहाँ पर कोर्ट से ऑर्डर आ जाते हैं, जहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑर्डर आ जाते हैं, तो उसमें कैसा बिहेव करना है, बैंक को पैसा देना है कि नहीं देना है, या उसमें क्या कार्रवाई करनी है, ये चीज़ें पढ़ने में हमें सीखने मिलेगा, ताकि इससे जुड़े हुए सवाल आएंगे तो आप उसको सही तरीके से कर पाओगे। लिमिटेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है। एक डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसकी एक वैलिडिटी होती है, फलना तारीख तक वैलिडेट होगा, फलना ईयर तक वैलिडेट होगा, उसके बाद उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। लिमिटेशन पीरियड एक्चुअल में वो अवधि है जिस अवधि में हमने जिस व्यक्ति को लोन दिया है उस व्यक्ति को लोन अगर रिपेमेंट नहीं कर रहा है तो उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसमें लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, वो अवधि है लिमिटेशन पीरियड। तो ये सरल सा चीज़ है, एक आध सवाल आएंगे उसमें, ज़्यादातर यही सवाल पूछा जाता है कि डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड कितना है। डिमांड प्रोमिसरी नोट जिसको डीपी नोट बोलते हैं, उसका लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, तो उसका लिमिटेशन पीरियड होता है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। तो इस तरह का अलग अलग जो दस्तावेज हैं, अलग अलग जो लीगल दस्तावेज हैं, उनके अलग अलग जो है लिमिटेशन पीरियड होते हैं। नेक्स्ट बात है बैंक बिजनेस फिगर। बैंक का बिजनेस फिगर आपके बैंक का पिछले फाइनेंशियल ईयर में या जो बिजनेस एनालिस्ट जारी होता है उसमें आपके डिपॉजिट्स कितने हैं, एडवांसेस कितने हैं, दोनों को मिलाएंगे तो बिजनेस फिगर कितना है, कैपिटल कितना है, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो कितना है, प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस एनपीए कितना है, नेट एनपीए कितना है। तो ये 4-5 पैरामीटर जो बारे में सवाल पूछे जाते हैं। कई बार हो सकता है ये पूछ दे कि पंजाब नेशनल बैंक में कितने ब्रांचेस हैं, तो आपके नंबर ऑफ़ ब्रांचेस के बारे में पूछ देगा। फिर पूछ सकते हैं कितना रीजनल ऑफिसेस हैं, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जो बैंक के बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको पूरी जानकारी होगी। संदीप जी ने बताया 10,930 ये टोटल नंबर ऑफ़ ब्रांचेस हैं। देखिए, तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। टोटल बिजनेस के बारे में पूछे जा सकते हैं।
ग्रॉस एनपीए के बारे में पूछे जा सकते हैं, बैंक की पूंजी कितनी है, कैपिटल कितना है इसके बारे में पूछे जा सकते हैं, प्रॉफिट कितना अर्न किए हैं उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है ऑडिट, ऑडिट और इंस्पेक्शन, कि अगर किसी ब्रांच का ऑडिट होता है तो हाई रिस्क क्या होता है, लो रिस्क क्या होता है, मीडियम रिस्क क्या होता है। अगर हाई रिस्क की ब्रांच है तो ऑडिट कितने दिन में होनी चाहिए, मीडियम रिस्क की ब्रांच है तो ऑडिट कितने दिनों में होनी चाहिए, और अगर ऑडिट हुआ तो उसको क्लोज कितने दिनों में होना चाहिए। नेक्स्ट है रिकवरी, रिकवरी पॉलिसी के बारे में एक सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर कि इसमें सेक्रीफाइस परसेंटेज कितना है, कि अगर कोई ग्राहक जो है कालातीत पैसा है उसको पटा नहीं पा रहा है तो उसमें कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वो सवाल पूछा जाता है रिकवरी का। या आपकी बैंक का कोई स्पेशल ओटीएस स्कीम चल रहा है, पॉपुलर है, तो उसके बारे में जानकारी रखना होगा। नेक्स्ट है लैंडिंग पावर, लैंडिंग पावर स्केल 2 के ब्रांच मैनेजर का हाउसिंग लोन के लिए पावर कितना है, इसको बोलते हैं लैंडिंग पावर। तो आपके बैंक में क्या लैंडिंग पावर है लोन देने के लिए, उसके बारे में एक आध सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट है नोट्स एंड करेंसी, नोट्स एंड करेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं कि रिजर्व बैंक जो है मैक्सिमम कितने, ये पूरा वीडियो भी बना हुआ है करेंसी से जुड़ा हुआ, फेक नोट कौन सा है, रिजर्व बैंक कितने का नोट जारी कर सकता है, अगर एक नोट 2 टुकड़ों में फटा है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई जो है कटे फटे नोट बदलने आता है, सॉइल नोट बदलने आता है तो कितना काउंटर पे बदल सकता है, म्यूटिलेटेड नोट लेके आता है तो कितना बदल सकता है, और म्यूटिलेटेड नोट बदलने में बैंक को कमीशन कितना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं पूछी जाएंगी। तो ये पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक टॉपिक है जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। वीडियो आपके लॉगिन सेक्शन में सब अवेलेबल है, वीडियो आपके लॉगिन सेक्शन में अवेलेबल है। आप लोग को मैं भी प्रोवाइड कराते जाऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराते रहूँगा, और ऐसे सेशंस भी मैं लाऊंगा ताकि आपका जो है दिशा निर्देश कर सकूं, आपको सही तरीके से मार्गदर्शित कर सकूं, और आप लोगों के जो है डाउट जो है क्लियर कर सकें। तो अगला महत्वपूर्ण चीज़ है, कुछ सवाल हम लेते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। क्या आप सब लोग सवालों के लिए रेडी हैं? तो आज मैं ये सैंपल एक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सवाल जो हैं आ सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आप लोग सब रेडी हैं तो एक थम्स अप कर दीजिए। तो कुछ सवाल लेते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में, यस पूजा जी बहुत बढ़िया, प्रशांत जी, तो अभी तो आप बोल रहे होंगे कि सर ने तो कुछ पढ़ाया नहीं फिर सवाल क्यों ले रहे हैं। अरे हम सवाल लेते हैं, आज प्री टेस्ट है ये, बिना पढ़े कितना जानते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब पढ़ लेंगे फिर करते रहेंगे सवाल, है ना। आज मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे सवाल आपके आएंगे। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों के थम्स अप आ गए हैं। तो हम लोग आप सवाल लेते हैं। स्ट्रक्चर ये रहेगा कि ये जो सवाल मैं करूँगा तो जवाब आप दीजिएगा, आपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल करनी है और उसका सही उत्तर बताना है, और फिर उसके बाद मैं उसके बाद सही उत्तर बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन के पहले सवाल पर। सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि एज पर रूल नंबर 114B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, पैन कार्ड शुड बी टेकन फॉर ओपनिंग फॉर द अकाउंट, बट इफ पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल देन विच फॉर्म शुड बी टेकन फॉर द सेम। पूछा गया सवाल कि आयकर अधिनियम 114B के अनुसार खाता खोलने के लिए पैन कार्ड लिया जाना चाहिए। पैन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर अकाउंट ओपनिंग, बट इफ पैन कार्ड नॉट अवेलेबल देन कौन सा फॉर्म लिया जाता है। अगर पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो कौन सा फॉर्म लिया जाता है, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा वो यहाँ पर लिखना है। सवाल पूछा गया है आयकर अधिनियम के नियम 114B के अनुसार खाता खोलने के लिए पैन कार्ड लिया जाना चाहिए। पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी, लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म लेना चाहिए। यस पूजा जी करेक्ट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सही होगा सी, ऑप्शन होगा कैसे लिखा जाए। आप माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सवाल पूछा, जहाँ पर भी बोथ आता है ना उसका एक्यूरेसी रेट होता है लगभग 90 to 95% होता है। कुछ एग्ज़ाम के जो ट्रिक्स में बता रहा हूँ, अगर ऑल ऑफ द एबव है तो 99% उसकी एक्यूरेसी होती है, ऑल ऑफ द एबव जो है सही होता है। अगर बोथ है ए एंड बी है बोथ, तो वो 90 to 95% सही होता है। और अगर
कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सी जो होता है आंसर वो 40% सही होता है। सी 100 सवाल दिए गए हैं तो उनके उत्तर जो हैं सी 40% होते हैं। और अरे हमारे किसी साथी ने बढ़िया माइक्रोफोन ऑन कर दिया। एक मिनट मैं उनको, सैयद जी, सैयद रजा जी माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। हाँ ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सवाल नंबर जो है एक पर। अब आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाता खोलने के लिए केवाईसी जो है केवाईसी के रूप में आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जो है पिछले संडे को भी आया था और लगातार जो है आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट एज नो योर कस्टमर गाइडलाइन फॉर अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है जो ऑफिशियली वैलिड दस्तावेज नहीं है, नहीं है पूछा गया है। और पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड। तो यहाँ पर जो है अखिलेश जी बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सही उत्तर है इसका राशन कार्ड। राशन कार्ड जो है ये आधिकारिक दस्तावेज नहीं है केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार। इसका सही उत्तर है राशन कार्ड। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। इन स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट प्रूफ ऑफ आईडी एंड एड्रेस शुड बी सबमिटेड टू द बैंक विद इन हाउ मेनी मंथ्स। पूछा गया है कि जो छोटे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खोले जाते हैं उनमें आईडी और पते का जो प्रमाण है महीनों के भीतर, कितने महीनों के भीतर जमा करना होता है। क्या होता है, एक ग्राहक हमारे बैंक में आता है और उसके पास कोई भी प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं है, न प्रूफ ऑफ एड्रेस है, न प्रूफ ऑफ आईडी है, तो फिर भी वो खाता खोलता है जिसको बोलते हैं स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन ऐसे खाते जब खोले जाते हैं उनमें कुछ लिमिटेशन होते हैं, उनमें कुछ ट्रांजेक्शन जो है रिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन उनको कितने महीनों के अंदर जो है उनके ओरिजिनल जो है दस्तावेज जमा करने होते हैं। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना की 24 मंथ्स। जी हाँ, यहाँ पर सही उत्तर मिंज जी, पूजा जी, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका 12 मंथ्स। जब भी स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में है उनमें 12 महीनों के अंदर जो है उनको ओरिजिनल आईडी जमा करना होता है। लेकिन अगर वो 12 महीने के अंदर जमा नहीं कर पाए और अगर ये प्रूफ दे देते हैं कि उन्होंने आवेदन किया है उस आईडी को बनाने के लिए, तो 12 महीना और बढ़ जाता है। तो ये हाई सवाल हो गया, इसमें आपके उसमें आने की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल जरूर आएगा कि यहाँ पर आपको कितने महीनों में ये जमा करना है, तो आप उसको 12 महीना लिखिएगा इसका। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। STR रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इन विद इन हाउ मेनी डेज। जो एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है, अगर कोई लेन देन हुआ है और लेन देन में आपको शंका हुआ है कि ये पैसा जो है टेररिस्ट एक्टिविटी में गया है, देशद्रोह के गतिविधि में गया है, या कोई अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी में गया हुआ है, तो ऐसे रिपोर्ट्स को हम बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। और ऐसे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को उसको रिपोर्ट की जानी होती है कितने दिनों में। और आपके ऑप्शन दिया है 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज। तो इसका जो सही उत्तर है साथी लोग बता रहे हैं वो है 7 डेज फ्रॉम कन्फर्मेशन ऑफ सस्पिशियस। जिस दिन से ये कंफर्म हो गया कि ये ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है तो उसके 7 दिनों के अंदर इसका रिपोर्ट जो है प्रस्तुत हो जाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। डॉक्यूमेंट्स फॉर अकाउंट ओपनिंग शुड बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंट। सवाल पूछा गया है कि खाता खोलने के लिए दस्तावेज को खाते के बंद होने के कितने वर्षों तक रखा जाना चाहिए। आपकी शाखा में कोई कस्टमर आता है खाता खोलने के लिए, तो आप उससे पूरा दस्तावेज लेते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेते हैं, फिर KYC लेते हैं, उनके सिग्नेचर लेते हैं। तो अगर वो खाता बंद हो जाता है तो बंद होने के बाद भी हम उस फॉर्म को कितने सालों तक प्रिजर्व रखने हैं, सवाल ये पूछा गया है। ज़्यादातर ये किया जाता है कि जिस दिन खाता बंद होता है उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हम लोग कैबिन से निकालते हैं या जहाँ पर भी ड्रॉयर वगैरह में रखा रहता है, और उसी बाउचर के साथ स्टिच कर देते हैं जिस दिन वो जो क्लोज हुआ है ना। ऐसा ही करते हैं ना, ऐसा करते हैं तो एक थम्सअप कर दीजिए।
जिस दिन अकाउंट क्लोज होता है उसी दिन उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी लाते हैं और उसमें स्टिच कर देते हैं और फिर उसके बाद उसमें बांध देते हैं वाउचर में। तो उस खाता को जो बंद किया हुआ है उसको भी वाउचर को 5 साल तक प्रिजर्व करना है, 5 साल तक प्रिजर्व करना है। यस, इसका सही उत्तर है 5 ईयर्स। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, मार्जिनल फार्मर मतलब क्या होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा कि सीमांत किसान किसे कहते हैं। सीमांत किसान किसे कहते हैं, क्योंकि किसान अभी आंदोलन चल रहा है, भारत सरकार की भी प्राथमिकता है और पूरा अगर बैंकिंग इंडस्ट्री देख लेंगे ना तो मार्जिनल एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा जो है आपको ध्यान दिया जाता है, टारगेट भी अलग दिए जाते हैं, सब टारगेट भी दिए गए हैं। सीमांत किसान का यहाँ अर्थ पूछा गया है जिसको इंग्लिश में मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, मतलब छोटे किसान बोलते हैं। तो सीमांत किसान का मतलब वो है जिनके पास लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर का हो। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ के लगभग अगर उसके पास लैंड होल्डिंग है तो उसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। अगर स्मॉल फार्मर पूछा जाए तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक के ज़मीन हो उनको बोलते हैं स्मॉल फार्मर। लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया मार्जिनल फार्मर, तो मार्जिनल फार्मर का सही उत्तर होगा लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द ओवरड्राफ्ट लिमिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत भारत में रहने वाले उस आखिरी नागरिक के दरवाजे तक भी बैंकिंग सर्विस जानी चाहिए। और ऐसे जो प्रधानमंत्री जनधन खाता जिसको मेरा खाता भाग्य विधाता के नाम से प्रसारित किया गया, तो इसमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई ताकि ज़रूरत के समय वो जो हितग्राही है वो पैसा निकाल सकता है सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजैक्शन होने पर। तो वो मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है सरकार ने कितनी दी है, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000। जी हाँ, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 10,000। तो मैक्सिमम जो ओवरड्राफ्ट लिमिट फैसिलिटी दी है, अगर 6 महीने का ट्रांजैक्शन हो गया है उस प्रधानमंत्री जनधन योजना में और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजैक्शन है तो उसको प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10,000 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट दिया जा सकता है ताकि वो उसको जो मुसीबत के समय उसका इस्तेमाल कर सके। अगर यही सवाल हसल फ्री ओवरड्राफ्ट दिया जाए, हसल फ्री ओवरड्राफ्ट दिया जाए तो क्या होगा, उत्तर आप लोग टाइप करके बताइए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक हसल फ्री ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। मतलब अगर किसी ने मांगा तो देना ही देना है, सवाल नहीं पूछना है, तो वो हसल फ्री है, देना बिना झिझक के देना है। तो वो राशि है 5,000 नहीं है, वो राशि है 2,000। प्रशांत जी बहुत सही, वो राशि है 2,000। 2,000 अगर हसल फ्री ओवरड्राफ्ट है तो 2,000 और मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट है वो 10,000। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, आरआरबी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट क्या है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट फॉर आरआरबी पूछा गया है। आरआरबी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूछा गया है। तो भारत सरकार ने जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको सितंबर 2020 में बहुत सारे बदलाव किए हुए हैं और इसमें अलग अलग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, फॉरेन बैंक हैं, तो इनके लिए अलग अलग जो है टारगेट डिसाइड किए हैं। और यहाँ पर जो टारगेट का सवाल पूछा गया है, रीजनल रूरल बैंक के लिए जो है प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट क्या है। और रीजनल रूरल बैंक के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है वो 75% ऑफ ANBC और COB व्हिच एवर इज हायर। पहले ये जो टारगेट था वो टोटल एडवांस पर था, अगर पहले देखते तो इसका सही उत्तर होता D, लेकिन अभी बदलाव किए गए हैं इसलिए इसका उत्तर होगा C, 75% ऑफ ANBC। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि व्हाट इज़ द टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन एग्रीकल्चर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है एग्रीकल्चर के अंदर उनको कितना सब टारगेट दिया गया है, ये सवाल पूछा गया है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको कितना % मैंडेटरी है बैंक को लोन करना ही करना है। उनके टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में से जितना भी बैंक क्रेडिट करेगा उसमें से कितना % है जो सीमांत और लघु किसानों को करना ही करना है, मतलब एक लक्ष्य दिया गया है। अगर वो नहीं करेंगे तो उसमें पेनल्टी होता है, उसमें क्या होता है,
पेनल्टी होता है उतना पैसा जो है RIDF में रखना होता है। तो ये जो टारगेट है वो है 10%। पहले 8% था, जी हाँ, लेकिन अभी ये बढ़ा के 10% कर दिया कि जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 10% जो है उनको करना ही करना है। ये सब टारगेट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन टू कॉरपोरेट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग। जो प्रियॉरिटी सेक्टर में कॉरपोरेट किसान है, कॉरपोरेट किसान का मतलब होता है बड़े किसान जिनके पास 100 एकड़ 200 एकड़ उससे ऊपर हज़ार एकड़ ज़मीन है, तो वो किसान कॉरपोरेट किसान है या पार्टनरशिप किसान है। तो ये इनको अगर कितना रुपए तक लोन देंगे तो प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। तो कॉरपोरेट किसान एक साधारण किसान होता है जो खुद ही खेती बाड़ी करता है, एक कॉरपोरेट किसान होता है जो बड़ा किसान होता है। तो इसके लिए जो लिमिट दिया गया है वो है 2 करोड़। 2 करोड़ मतलब 200 लाख। 2 करोड़ तक का जो लोन होगा वो प्रियॉरिटी सेक्टर होगा। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का लोन होता है तो पूरा नॉन प्रियॉरिटी सेक्टर में चला जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 2 करोड़। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का मतलब क्या होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लघु अवधि फसल का अर्थ क्या है। ऐसा फसल जिसका क्रॉप सीजन कितना हो, अप टू 6 मंथ, क्रॉप सीजन अप टू 12 मंथ्स, क्रॉप सीजन अप टू मोर देन 12 मंथ्स, क्रॉप सीजन मोर देन 24 मंथ्स। तो यहाँ पर पूछा गया है लघु अवधि फसल का अर्थ क्या है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मीन्स, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का मतलब क्या होता है। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऐसा क्रॉप जिसका जो क्रॉप सीजन है अप टू 12 मंथ्स हो। क्रॉप सीजन अप टू 12 मंथ जो होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, और क्रॉप सीजन मोर देन 12 मंथ्स है उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू विच इन एक्टिविटी। जो बागवानी है वो किससे संबंधित होता है। बागवानी फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन और मशरूम प्रोडक्शन। तो हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी है। तो हॉर्टिकल्चर जहाँ भी उपयोग होता है उसका संबंध जो है वो किससे होता है, ये पूछा गया है। और हमारे प्रशांत जी बोलते हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन। नहीं, हार्टिकल्चर का जो संबंध होता है वो फ्रूट प्रोडक्शन से होता है। हार्टिकल्चर जो होता है वो फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, और वेजिटेबल प्रोडक्शन से जो रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर बोलते हैं। और ये फ्रूट प्रोडक्शन जो होता है हार्टिकल्चर से होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, बैंक फाइनेंस इज अवेलेबल टू SHG आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितने महीनों बाद बैंक का लोन अवेलेबल होता है, सुविधा जो है मिल सकता है, ये सवाल पूछा गया है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्मेशन के बाद कितने महीने, अगर वो सही तरीके से सुचारू तरीके से पंचसूत्र का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, तो उसको जो है वो लोन की सुविधा है। आपके ऑप्शन है आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 12 मंथ्स, नन। तो यहाँ पर जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने की बात के बारे में बात किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है किसके लिए, सेविंग जो हैबिट जो है डेवलप करने के लिए, म्यूचुअल कॉरपोरेशन के लिए, जो सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए, म्यूचुअल कॉरपोरेशन के लिए, इंटरनल लैंडिंग के लिए। तो ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको आजीविका मिशन में मजबूत करने के लिए जो लोन दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं उस ग्रुप के बनने के 6 महीना बाद। 6 महीना तक ग्रुप अगर सही तरीके से संचालित होता है तो उसको जो है बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, जो भी डे NRLM में फाइनेंस होते हैं SHG के लिए, उसका 3rd डोज कितना होता है, तीसरा खुराक वित्त कितना है। मतलब SHG को स्टेज वाइज उनको लोन दिया जाता है। पहले सबसे पहले SHG का निर्माण किया जाता है। SHG जब बन जाता है तो उनमें सेविंग की हैबिट डाली जाती है, और ये लगातार सेविंग की हैबिट डालते डालते अगर 3 महीना हो जाता है तो सरकार उनको एक रिवॉल्विंग फंड देता है जो 10,000 से लेकर 15,000 होता है। फिर और 3 महीना तक अच्छा सुचारू चलता है तो बैंक फाइनेंस अवेलेबल होता है। तो पहला खुराक 1 लाख देते हैं, दूसरा खुराक जो है 2 लाख देते हैं। तो यहाँ सवाल पूछा गया तीसरा खुराक कितना देते हैं,
मतलब तीसरा फाइनेंस जो इस डोजेज है वो कितना देते हैं। तो तीसरा जो है अभी सरकार ने परिवर्तन किया है वो तीसरा है 6 लाख। पहले ये 3 लाख था, लेकिन अभी जो 18 सितंबर 2020 को गाइडलाइन आए हैं एसएचजी के, उसमें ये 6 लाख जो है खुराक दिए जाते हैं। ये जो सवाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये बिल्कुल याद करने लायक हैं। आप इनको याद करेंगे तो ऐसे ही सवाल हूबहू आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल के लिए बीमा प्रीमियम कितना है। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो भी किसान जो है बैंक से लोन लेके वो खरीफ का हो चाहे रबी का हो या एनुअल क्रॉप के लिए खेती करते हैं, तो उनके जो फसल का है उसको बीमा कराया जाता है। और बीमा प्रीमियम पूछा गया खरीफ के लिए। तो 3 तरह के क्रॉप होते हैं, एक रबी क्रॉप होता है, एक खरीफ क्रॉप होता है, एनुअल क्रॉप होता है। रबी क्रॉप का सीज़न जो होता है अक्टूबर से मार्च होता है। खरीफ का जो होता है अप्रैल से सितंबर होता है। तो यहाँ पर पूछा गया खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम कितना होगा। तो खरीफ क्रॉप के लिए जो प्रीमियम होगा वो होगा 2% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, 2% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट होगा। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि व्हाट इज़ द सब्सिडी अवेलेबल टू SC ST वुमेन बेनिफिशरी फॉर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। जो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर हैं वो ST SC के लिए, उसमें सब्सिडी महिला अगर हितग्राही हैं तो उसके लिए सब्सिडी मैक्सिमम कितना है, वो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है उनको। तो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस जो सेंटर हैं मैक्सिमम यहाँ पर सब्सिडी पूछा गया है। तो मैक्सिमम सब्सिडी इसके लिए जो है वो 44% है। 44% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट है मैक्सिमम सब्सिडी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर का। और अगर ये नॉर्मल कैटेगरी के कस्टमर के लिए पूछा जाए तो 36% है, लेकिन चूंकि यहाँ ST SC एंड वुमेन बेनिफिशरी के लिए पूछा गया था तो उनके लिए 44% होगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड फॉर टर्म लोन टू SHG ऑफ लोन्स ऑफ अबव 6 लाख अंडर डे NRLM स्कीम। तो जो डे NRLM स्कीम है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को अभी जब सेशन ख़त्म होगा तो बिल्कुल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स के एक छोटे छोटे वीडियो आपको ग्रुप में दूंगा। तो जो साथी PNB वाले हैं और अगर वो PNB का जो स्पेशल ग्रुप बना है अगर उसमें नहीं जुड़े हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उनमें इनको जोड़ दूंगा। तो उनमें सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड होंगे और आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। आज ही आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर के सारे जो टॉपिक्स हैं मैं कवर करूंगा। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो अगर तैयार हैं तो थम्स अप करिएगा कि आज हम लोग दिन भर में संडे का इस्तेमाल करेंगे और गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स जो है कवर कर लेंगे। यस, पूजा जी तैयार हैं, प्रीति जी तैयार हैं, अहिलेश जी तैयार हैं, प्रशांत जी तैयार हैं। तो मान के चलता हूँ सभी साथी तैयार हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि जो 6 लाख से ऊपर के लोन हैं, 6 लाख के ऊपर के लोन हैं, तो उनमें जो रिपेमेंट अवधि कितनी होनी चाहिए। और 6 लाख के ऊपर के लोन में जो रिपेमेंट अवधि हैं वो है 84 मंथ्स। तो 6 लाख से ज़्यादा, अधिकतम 6 लाख से ज़्यादा होता है तो 84 मंथ में उसकी रिकवरी आ जानी चाहिए। ये SHGs के लोन के बारे में चर्चा की गई है। अब बात करते हैं अगला। आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 18 है कि बैंक्स आर एडवाइज टू सैंक्शन मिनिमम लोन फॉर 3 ईयर्स अंडर डे NRLM एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन। पूछा गया है कि जो बैंक हैं किसी भी SHG को अगर लोन देते हैं तो उनको सैंक्शन करेंगे, कितना मिनिमम सैंक्शन करेंगे पूछा गया है। कितना मिनिमम लोन सैंक्शन करके देना है, वो सैंक्शन जो है टर्म्स अभी चेंज किया है। पहले जो था वो 3 लाख था, जिसको बढ़ाकर अभी वो 6 लाख कर दिए हैं, उसको 6 लाख कर दिए हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई SHG जो है फॉर्मेशन हुआ और वो उसको रिवॉल्विंग फंड मिला और रिवॉल्विंग फंड मिलने के बाद 6 महीना पूरा हुआ तो उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में बढ़िया नंबर पाया तो उसको बैंक फाइनेंस अवेलेबल होता है। तो बैंक फाइनेंस अवेलेबल होता है तो उसको जो मिनिमम सैंक्शन देना है उनको 6 लाख देना है। ये सही तरीके से इसका समझाना हुआ। बैंक जो उसको 6 लाख सैंक्शन करेगी, देगी नहीं 6 लाख, लेकिन सैंक्शन करेगी 6 लाख। देंगे कितना? पहला साल 1 लाख देंगे, दूसरे साल 2 लाख देंगे, तीसरे साल 6 लाख देंगे, लेकिन सैंक्शन उनको एट ए टाइम उसी समय 6 लाख सैंक्शन करने हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, सवाल नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मटेरियल अल्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है जिसमें चेक में मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा।
कोई भी चेक होता है अगर उसमें मटेरियल अल्ट्रेशन है तो उसमें जो है लाइबिलिटी फिक्स होती है ना। फिर प्रोटेक्शन के लिए देखा जाता है। तो इनमें से जो कार्रवाई दी गई है इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो उसमें मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। बियरर टू ऑर्डर चेक, जनरल क्रॉसिंग, फिलिंग द नेम्स इन डेट ब्लैंक चेक्स, ऑल ऑफ द एबव। तो मैंने बताया था जहाँ ऑल ऑफ द एबव हो तो वहाँ तो सवाल ही नहीं पढ़ना है। तो हमारे कई साथी जो है सीधे आंसर दे दिए डी। इसका सवाल जो है डी होगा। अगर कोई बियरर चेक है, धारक चेक है, उसके ऊपर दो क्रॉस कर देंगे तो वो ऑर्डर चेक हो जाएगा। अगर कोई जनरल क्रॉसिंग है तो वो स्पेशल क्रॉसिंग कर दिया तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। अगर कोई नाम नहीं लिखा है, डेट नहीं लिखा है तो भी वो भर दिया तो भी मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, कितने रुपए तक के ऋण के लिए महिलाओं में जो NRLM के योजना के तहत फाइनेंस दिए जाते हैं उसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। मतलब कितने रुपए तक का लोन अगर वुमेन SHG को है तो कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है अंडर डे NRLM। NRLM योजना के तहत कितने रुपए तक के लोन हैं जिनमें कोई भी मार्जिन, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी और की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। और इसका सही उत्तर है 10 लाख। इसका सही उत्तर है 10 लाख। 10 लाख तक कोई भी लोन है तो उनमें कोई भी मार्जिन नहीं, कोई भी कोलेटरल नहीं लेना है वुमेन SHG को अगर डे NRLM के स्कीम के तहत लोन दिया गया है। अगर यही सवाल सिर्फ वुमेन SHG के लिए होता, सिर्फ वुमेन SHG के लिए होता और NRLM का नाम नहीं होता तो 20 लाख भी हो सकता है। क्योंकि कोरोना कोविड-19 के पीरियड में जो यहाँ पर सरकार ने घोषणा करी है कि डे NRLM के बाहर के जो वुमेन SHG हैं उनको 20 लाख रुपए तक का ऋण जो है बिना कोलेटरल के देना है। लेकिन यहाँ पर चूँकि NRLM की बात कही गई इसलिए यहाँ पर 10 लाख होगा। चलिए अब अभी आज के सेशन के लिए इतना ही। 20 सवाल है कि हम डरें क्यों कि अंजाम क्या होगा, हम सोचें क्यों कि आगे क्या होगा, बढ़ाते रहें इस हौसले से कदम क्योंकि कुछ न मिला तो क्या हुआ, जो मिला तजुर्बा वो तो नया होगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, भय की कोई बात नहीं है, सोचने की कोई बात नहीं। बस आप तो करते जाइए, आनंद लेते जाइए। और जब अच्छे तरीके से मजबूत सकारात्मक तरीके से सही दिशा में मजबूती के साथ सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज 1 घंटे का सेशन था। तो आज हमने एक मोटा मोटी हमने ये देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे सवाल आ सकते हैं, कैसी कैसी तैयारी हमको करनी है, कैसे कैसे प्रैक्टिस हमें करना है और कैसे कैसे सवाल के उदाहरण हमारे पास आएंगे। तो चलिए ये था मेरी तरफ से। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी कुछ बात रखनी है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कहिए। क्योंकि दुनिया का जो तौर है उस तौर से बोलो, दुनिया का जो तौर है उस तौर से बोलो, बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। क्या हम ही बोलते रहेंगे अपनी ओर से बैंकिंग की बोली? हमारे साथियों कभी तो अपनी ओर से बोलो, कभी तो अपनी ओर से बोलो। तो ये बारी है आपकी ओर से। आप लोग के मन में अगर कोई शंका समाधान है तो आप लोग बात कर सकते हैं मेरे से। और अगर कोई शंका समाधान नहीं है तो आज के सेशन की समाप्ति होगी। मैं चाहता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप लोग सफल हों, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो। अब मैं चाहता हूँ कि आपके मन में कोई शंका समाधान है तो माइक्रोफोन ऑन करके आप बात कर सकते हैं मेरे से और मैं आपको कुछ आपके मन में कोई। जी सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। कुछ टॉपिक सर दिए थे KYC के हैं या डिजिटल डिपॉजिट स्कीम है, रिटेल लोन्स हैं, CBS है, इंग्लिश सेक्शन है, कस्टमर सर्विस है, इनसे रिलेटेड जो है आप प्रैक्टिस सेट सर तैयार कीजिए। हाँ प्रैक्टिस सेट तैयार है, प्रैक्टिस सेट तैयार है, वीडियोस भी तैयार हैं, बिल्कुल समय पर प्रोवाइड होगा। ठीक है प्रशांत जी, सारी चीज़ तैयार है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। यस, विश यू ऑल द बेस्ट। यस थैंक यू सर। पूजा जी बोलिए। जी गुड मॉर्निंग सर, दिस साइड पूजा। सर मैं कंफर्म कर रही थी कि जो लाइव सेशंस आप लोगे मतलब वर्किंग में क्या टाइमिंग रहेगी इसमें, वर्किंग डेज में? वर्किंग डेज में टाइमिंग रहेगी 9:30 PM to 10:30 PM
लेकिन क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा ऑफिस से आने में लेट हो जाता है, तो 10 मान के चलो, 10 PM टू 11 PM। ओके, एंड समहाउ की क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो क्लास में विल सेव और नॉट? जैसे ये एक सेशन है, अगर किसी साथी ने, भी मैं देखा हूँ 25 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी 10 से 11 लोग ही सेशन में ले रहे हैं, तो या एग्जैक्टली। हाँ, जो साथी सेशन को नहीं देख पाए हैं उनके लिए उनके लॉगिन सेक्शन में ये सेव हो जाएगा। ओके ओके। हाँ, ये सेव हो जाएगा, इस सेशन को वो अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। सर ऑन योर साइट और जीमेल? नहीं नहीं, आपको एक लॉगिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया गया है वेबसाइट पे। हाँ हाँ जी। हाँ, तो वेबसाइट के वीडियो सेक्शन में सेव होगा, इस वीडियोस फॉर स्पेशल मेंबर ओनली, पेड मेंबर के लिए जो वीडियो सेक्शन है उसमें अवेलेबल होगा। सर उसका कोई वीडियो भेज दीजिएगा कि उसमें कैसे चेक करनी है वीडियो को प्लीज। ठीक है, उसके लिए एक यूज़र गाइडलाइन बना हुआ है, मैं उसको हाँ। अभी ग्रुप में दे दूंगा, तो आप या लोग सभी देख लीजिएगा उस वीडियो का। 5 मिनट का वीडियो है जिसमें पूरी मार्गदर्शिका है कि मेरे वेबसाइट में से अच्छी चीज़ों को आप कैसे देख पाते हो। सर वो वीडियो तो देख लिया, कल आपने एज भेजी थी, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे लाइक अगर वीडियो नहीं हम देख पा रहे हैं समहाउ, तो उसको मतलब किसी टाइम दोबारा टाइम या फिर मतलब आफ्टर क्लास चेक कर लेना, उसके लिए कोई मतलब लिंक, हाँ ठीक है, आई विल प्रोवाइड द लिंक। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट। यस, हाँ जी, केदारी साहू जी, आप तो बढ़िया, एकदम बढ़िया स्मार्ट लग रहे हैं, धूप ले रहे हैं, सब विटामिन डी आप ही के पास जा रहा है सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। यस, बताइए आपको मन में कोई सवाल हो? नो सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। संदीप झा जी, संदीप झा जी। जी सर, एक सवाल है सर। कल रात में सर मैंने कुछ MCQs आए थे सर आपकी तरफ से। ओके। सो उसमें PNB अनुपम के बारे में सर मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए था। सर मैंने एक बुक में पढ़ा था सर 1,99,00,000। ओके, उसमें उत्तर क्या दिया था? सर आपने सर वो 99,99,000 था सर, आपने सर 1,99,99,000 से बुक में दिया हुआ था। अच्छा, कोई नहीं, मैं आपने अच्छा किया, उसको स्क्रीनशॉट देके मेरे पर्सनल में व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा और जो सही चीज़ है उसको अपडेट कर दूँगा। ओके सर। हाँ, मैं संदीप जी का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ऐसी कोई डाउट्स लगते हैं ना, तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, तो मैं तुरंत उसको अपडेट करता हूँ, इसीलिए तो सॉफ्ट कॉपी रखा हूँ। अगर कोई चीज़ है आपके मन में कोई शंका होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप में दे दीजिएगा, तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगा ताकि दूसरे साथियों को सही जानकारी मिल सके। और ज़्यादातर 99% सही है, उसको वेटिंग करके मैं डालता हूँ, लेकिन फिर भी इंसान है, कहीं ना कहीं भूल हो जाती है। सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल आ ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है, तो कोई बात नहीं, ऐसे सीखते रहेंगे हम लोग। यस, रविशंकर जी, चलिए तो आज के सेशन का हम लोग यहीं समापन करेंगे। और जैसा कि मैंने, हाँ जी दिनेश जी बोलिए। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ, ये 0 से 1 के लिए भी है ना इसमें? 0 से 1 के लिए भी वेबसाइट में है। मैं 0 से 1 के लिए जो नाइट सेशन चलेंगे, देखिए पूरे हफ्ते में जो है 4 लगभग लाइव सेशन करता हूँ मैं, तो अभी जो है मेरा पूरा फोकस पंजाब नेशनल बैंक पर है। तो आप लोग बिल्कुल नोटिफिकेशन या व्हाट्सअप में जो मैं नोटिफिकेशन भेजता हूँ उस पर थोड़ा नज़र रखिएगा, सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्म करते रहता हूँ। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आगे पीछे लेट हो जाता हूँ, उसके लिए जो है आप मुझे सह लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है आगे पीछे होती हैं, लेकिन मैं बहुत तंदुरुस्ती के साथ और दुरुस्ती के साथ आपके साथ जुड़ा रहूँगा एग्ज़ाम तक, पीछा नहीं छोड़ेंगे ऐसा नंबर। हम आपको एग्ज़ाम में पास करा के रहेंगे दिनेश जी, है ना? जी ओके सर। ओके। क्योंकि सर 28 फरवरी को ही एग्जाम है। हाँ 28 फरवरी को ही एग्ज़ाम है ना सर? थोड़ा जीके भी है उसमें। हाँ, जीके भी है, अकाउंटेंसी भी है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। मैं 0 to 1 के लिए भी करूँगा। आज का सेशन जो है हमारे सब स्टाफ टू क्लरिकल साथियों के लिए था, तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो आपको जो है मैं अलग तरीके से बता दूँगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो चलिए आज जैसा कि हमने डिसाइड किया कि आज का दिन हम लोग गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स के चीज़ें अध्ययन करेंगे, तो मैं चाहता हूँ आज अभी बज गए 12, तो 12 घंटे और बचे हैं आज के दिन के, तो 12 घंटों में हम चार गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम पढ़ेंगे। क्या आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? जी सर।
हाँ, तो मैं 4 गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो में जो है ग्रुप में साझा करूँगा। आप लोग अगर पंजाब नेशनल बैंक के प्रमोशन ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसी ग्रुप को ही फोकस करिएगा पंजाब नेशनल बैंक के लिए। उसमें मैं 4 आज स्टेप बाय स्टेप 4 जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स के वीडियो दूंगा। आप लोग उस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा और डायरी में उसके शॉर्ट नोट्स डाउन करिएगा। फिर उसके बाद उसमें हम मॉक टेस्ट भी करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए, आपके सफलता की स्वस्थता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ और ग्रुप में चैटिंग के माध्यम से हम लोग जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपका दिन स्वस्थ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।